Hello everyone, this is Sunil Juni physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने प्रकाश की परिभाषा, उसके गुणों के बारे में स्टडी कर लिया था और आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें अपन प्रकाश के परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियमों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो पिछले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। तो जिस किसी ने भी पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो वो प्लीज़ पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखे इसको समझने के लिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, और इस वीडियो लेक्चर के अंत में मैं दूंगा आपको 5 क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे उनका डिस्क्रिप्शन अपन अगली क्लासेज या अगली वीडियो लेक्चर में। सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो आप अपने घर पे भी खुद कर सकते हो। आपको क्या करना, आपको लेनी है लेजर लाइट, ठीक है, और एक लेना है मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देखती है। ठीक, और घर की लाइट्स करनी है आपको ऑफ, और मिरर के सामने आपको लेजर लाइट से बीम डालना है। ठीक है, प्रकाश डालना है। तो आप देखोगे कि जैसे मिरर पे आप प्रकाश डालोगे, प्रकाश वापस अपनी दिशा में आ जाएगा, यानी जिस दिशा से आप बिंब डाल रहे हो उसी दिशा में प्रकाश वापस लौट आएगा। ठीक है, ये देखोगे बिल्कुल जनरली होता है ऐसा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रकाश लेजर से गया, मिरर से टकराया और पुनः इसी दिशा में आया। तो जिस दिशा से गया उसी दिशा में वापस आया, जिस माध्यम में से गया उसी माध्यम में वापस आया। ठीक है, तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, बेसिकली अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम देंगे तो किस तरीके से देंगे कि क्या होगा कि जब कोई प्रकाश मान लीजिए एक माध्यम में चल रहा है, ये एक माध्यम में मैंने मान लिया माध्यम 1, ठीक, और इधर बोल दिया मैंने माध्यम 2, ठीक, और यहाँ ये एक सतह है जो कि माध्यम 1 को माध्यम 2 से पृथक करती है। ये माध्यम 2 हो गया नीचे वाला और ये ऊपर माध्यम 1 हो गया। हो सकता कोई सा भी विरल हो, ये सघन हो। ठीक है, ये वास्तव में क्या है, ये एक सतह है। क्या है, सतह है, यानी सरफेस है किसका, जो माध्यम 1 को माध्यम 2 से अलग कर रहा है। तो सपोज कर लीजिए माध्यम 1 में कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से सरल रेखा में एक किरण के रूप में आपतित हो रही है। ठीक है, प्रकाश किरण, ठीक, ये इस तरीके से मैंने एरो लगा दिया। तो सपोज कर लीजिए इस बिंदु पर आपतित हुई, तो होगा क्या, यहाँ मैं अभिलंब बना दूं तो यहाँ पर हमेशा 3 घटना घटित होती है। बेसिकली कितनी घटना घटित होती है, 3। कैसे कि ये प्रकाश की कुछ मात्रा तो इस माध्यम अगले माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी, तो यहाँ मैं लिख दिया अपवर्तित कुछ मात्रा। ठीक है, जिसका पारगमन भी बोलते हैं, पारगमन। ठीक, और कुछ मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। ठीक, और शेष बची हुई मात्रा वापस इसी माध्यम में लौट आएगी। तो यहाँ पर जो घटना घटित हुई है इसको बोला जाता है परावर्तन। ये आपको पता रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। केवल अकेली परावर्तन की घटना कभी घटित नहीं होती है, या फिर केवल अकेली अपवर्तन की या फिर केवल अकेली अवशोषण की घटना कभी भी 100% घटित नहीं होती है। हाँ, बहुत ज्यादा घटित होती है। कैसे, मान ले 3 घटना बताई मैंने, किसी एक घटना में परावर्तन 90% हो रहा है या 95% हो रहा है, और बच्चा जो 5% है वो दोनों ये मिलाकर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में फिर उस पूरी घटना को अपन इन दोनों का नाम ना देते हुए केवल और केवल परावर्तन का नाम दे देते हैं। ठीक है, समझना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि कोई सी भी इनमें से घटना अकेली घटित नहीं होगी, हमेशा तीनों घटनाएं साथ होती है। हो सकता है एक घटना बहुत ज्यादा हो और 2 घटना उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। क्लियर। तो खैर अपन बात करते थे परावर्तन की। तो परावर्तन क्या हुआ, देखिए जरा यहाँ से, ये एक माध्यम है, तो माध्यम में संचरित होती प्रकाश की किरण आ रही है, अन्य माध्यम की सतह पर आपतित हुई, तो आपतित होने के बाद में टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, मैं राइट डाउन कर देता हूं आपकी। ओके, तो यहां अपन ने पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन। वापस एक बार देख लीजिए इसको, कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम में चलती हुई किसी अन्य माध्यम की सतह पर आपतित होती है, तो सतह से टकराकर, ये चीज ध्यान रखना, उसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ये एक घटना, इंसिडेंट है। क्लियर। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि प्रकाश एक तरंग होती है, ठीक है। और जब तरंग की बात करते हैं तो तरंग में आपके पास तरंग दैर्ध्य होती है, आवृत्ति होती है, तरंग की कुछ न कुछ स्पीड होती है, तरंग की कुछ न कुछ तीव्रता होती है, ठीक है। तो 4 चीज़ होती है तरंग की: आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, चाल और तीव्रता। तो बात करते हैं कि जब परावर्तन की घटना घटित होती है तो इन 4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ परिवर्तित होती है और कौन सी चीज़ परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, परावर्तन की घटना घटित होती है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मात्रा में अपवर्तन भी होता है और कुछ मात्रा में क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। और अवशोषण वास्तव में क्या है? अवशोषण उस किरण की कुछ मात्रा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो रियल में प्रकाश है कि क्या है, ऊर्जा ही है। तो देखो, प्रकाश में कुछ ऊर्जा आई और कुछ ऊर्जा उस सरफेस ने अवशोषित कर ली, तो अब जो वापस जा रही है प्रकाश की मात्रा, उसमें ऊर्जा कम होगी। सीधी सीधी बात है कि देखिए, इधर से ऊर्जा आई, यहाँ कुछ अवशोषित हो गई और फिर बाद में गई, तो आपके पास ऊर्जा की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। और ऊर्जा रिलेटेड होती है तीव्रता से। तो आपको याद रखना है कि परावर्तन की घटना में हमेशा तीव्रता घट जाती है या कम हो जाती है, और वो निर्भर करता है कि माध्यम की जो प्रकृति कैसी है या सतह की प्रकृति कैसी है। उसके आधार पर तीव्रता कितनी कम होगी वो सतह पर निर्भर करती है। क्लियर? तो क्या पॉइंट हो गया यहाँ पर कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता घट जाती है, जबकि बात करते हैं चाल की, आवृत्ति की और तरंग दैर्ध्य की, तीनों के तीनों अपरिवर्तित रहती है, यानी इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगला पॉइंट में यहाँ राउट डाउन कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के होते हैं 2 प्रकार। पहला है नियमित, दूसरा होता है आपके पास अनियमित बोल दो, या फिर आप इसको बोल सकते हो विसरित परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो देखो, दोनों ही परावर्तन है। तो आपके पास नियमित परावर्तन में क्या होगा, नियमित जो परावर्तन वो हमेशा समतल और स्मूथ, यानी कि बिल्कुल जो मुलायम सतह होती है, चिकनी सतह होती है, उससे घटित होता है। जबकि विसरित जो परावर्तन होता है वो हमेशा खुरदरी सतह से घटित होता है। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए प्रकाश की समांतर किरणें आ रही है, परावर्तन के पश्चात भी अगर समांतर बनी रहती है तो नियमित। और अगर इसमें क्या होगा, आने वाली समानांतर आएगी, लेकिन अगर जाने वाली प्रकाश की किरणें समांतर ना रहकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो ऐसी घटना को बोलते हैं विसरित परावर्तन। जैसा कि डायग्राम में देख लीजिए। देखो, यहाँ पर आपतित प्रकाश पुंज है, ठीक है। जैसे समतल सतह से टकराया, टकराने के बाद परावर्तित हुआ कुछ भाग, तो ये भी पुनः देखो समानांतर जा रही है। तो आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें समांतर है, यानी कि परावर्तन के पश्चात भी किरणें समांतर ही बनी रहती है, तो ऐसी घटना है नियमित परावर्तन। और इसमें देखिए जरा, विसरित वाले में आने वाली तो समांतर आ रही है, लेकिन जाने वाली देखो समांतर नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में जा रही है, तो ऐसा बोला जाता है विसरित परावर्तन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है कि यही वो घटना है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और भिन्न भिन्न दिशाओं से दिखाई देती है। जैसे कि मैं हूं या आप हो, आपको भिन्न भिन्न दिशाओं से देने पर, अगर मुझे आप भिन्न भिन्न दिशाओं से देखोगे तो भी मैं सुनील लगूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं इधर से देखने पर कोई अलग लगने लग गया, ठीक है। तो कोई सी वस्तु उसको भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भी वो दिखाई पड़ती है। इस घटना का रीजन है विसरित परावर्तन, ठीक है। तो हमें जितनी भी वस्तुएं भिन्न भिन्न दिशाओं से दिखाई देती है, सेम वस्तु, वो विसरित परावर्तन के कारण ही होती है, ठीक है। तो मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आप राइट डाउन कर लेना। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे फिर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। और ये जो परावर्तन के नियम है, वो नियम आपके पास प्रकाश के जो परावर्तन के जो प्रयोग हुए थे, उनके जो प्रेक्षण आए थे, उनके आधार पर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ मैंने एक परावर्तक सतह ली है जिसका नाम एम डैश दे दिया है, ठीक है। इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मैं काल्पनिक रेखा की कल्पना कर रहा हूँ, जिसको एन डैश से डिनोट कर रखा है। इसको बोला जाता है अभिलंब, ठीक है। और इस साइड में देखो, एक किसी भी सोर्स से प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस किरण को आ रही है तो बोला जाता है आपतित किरण, ठीक है। जैसे ही आती हुई किरण बिंदु मान लीजिए ओ पर
आपतित हो रही है तो O के पश्चात, टकराने के पश्चात क्या होगी, पुनः इसी माध्यम में लौटेगी। तो यहाँ पर जो जाने वाली किरण है उसे बोला जाता है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, इसे इंसिडेंट रे इसीलिए I से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है किस किस के बीच में ध्यान रखना, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, जिसको मैं I से डिनोट कर रहा हूँ, उसे बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये वाली है परावर्तित किरण और ये वापस पुनः अभिलंब हो गया। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे बोला जाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, जिसको किससे डिनोट करते हैं, छोटे वाले r से, ठीक है, इसको छोटे वाली I से। क्लियर। तो क्या क्या हुआ, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, और ये वाला कोण आपतन कोण और ये वाला कोण परावर्तन कोण, और ये सतह हो गई परावर्तक सतह, ठीक है। अच्छा, ये जो परावर्तन के नियम है वो सभी प्रकार की परावर्तक सतह के लिए लागू होते हैं, सभी प्रकार की बोले तो, चाहे वो समतल हो और चाहे वो गोलीय या वक्रित सतह हो। क्लियर, ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसके नियम देखते हैं। तो इसके नियम होते हैं दो। तो पहला नियम देखते हैं अपन। पहला नियम कुछ इस तरीके से बोलता है कि ये जो नियम है वो अपन अपने हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, ये प्रश्नों के आधार पर है, ठीक है। तो पहला नियम ये बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीन चीज, आपतित, परावर्तित और अभिलंब, तीनों की तीनों किरणें एक ही समतल में या एक ही तल में विद्यमान होती है, अर्थात कोप्लेनर होती है। इसको विजुलाइज करते हैं। तो सपोज कर लीजिए मेरे पास ये एक दर्पण या परावर्तक पृष्ठ होता है, ये वाला, ठीक है। और यहां मैं बात करता हूं, ये क्या हुआ भाई आपके पास, ये आपके पास समतल सतह हो गई और यहाँ एक पॉइंट बना दिया, ये अभिलंब बना दिया मैंने ऐसे। ये मान लीजिए इस सतह पर क्या है, अभिलंब डॉटेड लाइन, ठीक है। तो अगर इस अभिलंब के इधर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रही है, तो ये एक प्लेन हो गया यानी समतल हो गया। ये जो आपके पास जो ऊर्ध्वाधर जो कॉपी रख रखी है मैंने, वो एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर परावर्तन की घटना होगी तो ये जो परावर्तन होगा वो इधर नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, पुनः किधर होगा, वापस इसी प्लेन में होगा। यानी जिस तल में ये आपतित प्रकाश आपतित हुआ था उसी तल में वापस प्रकाश जाएगा। इसीलिए ये नियम कहलाता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। अब जो दूसरा नियम है वो कुछ इस तरीके से है कि आपतन कोण यानी I और परावर्तन कोण यानी कि R दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। ये परावर्तन की घटना में होती है, चाहे कोई सी भी सतह से परावर्तन हो, ठीक है। तो मैं इसको राइट डाउन कर लेता हूँ, आप फटाफट से फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो दोनों नियम इस तरीके से हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर। यानी यहां लिख देता हूं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये इंपॉर्टेंट आपके पास दो रूल हैं, ठीक है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जिसमें आपका पॉइंट रहेगा आपतन के प्रकार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर है आपतन के प्रकार, कि यानी जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो किस किस प्रकार से आपतित हो सकता है, ठीक है। तो आपतन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पहला है आपके पास लंबवत आपतन, लंबवत आपतन, ठीक है। और दूसरा जो प्रकार हो जाएगा वो इसका हो जाता है पृष्ठ स्पर्शी आपतन, स्पर्शी आपतन। ये आपके पास बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरीके से देखना है। लंबवत आपतन का मतलब है कि अगर आपके पास ये सतह हो और उस पर इस प्रकार से अभिलंब के समानांतर या अभिलंब के समीप या कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, अर्थात ये वास्तव में सतह पर क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लंबवत आपतन। या फिर हो सकता है आपके जो सतह के स्पर्श से ये आपतित हो जाए इस तरीके से, यानी ये सतह है, यहाँ अभिलंब है और प्रकाश इधर से आ रहा है इस तरीके से। तो दोनों कंडीशन यहाँ फटाफट से देख लेते हैं, क्लियर। तो डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये मान लीजिए तुम्हारे पास परावर्तक सतह है, इसमें भी बना देता हूँ। यहाँ आपके पास परावर्तक सतह है और ये इसका अभिलंब हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका ये अभिलंब हो गया, क्लियर, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, लंबवत आ रही है, किसके लंबवत आ रही है, तल के यानी सतह के। ये सतह है यहाँ पर, इसमें ये सतह हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ लंबवत आ रही है मतलब सतह के लंबवत आ रही है, तो यानी इस दिशा में कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी।
तो ये आई किरण और ऐसी कंडीशन होगी तो वापस इसी दिशा में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नियम होता है कि आई जितना आर होता है। तो देखो अभिलंब के साथ आ रही, तो अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, ये मान लीजिए ये अभिलंब होता है, ये प्रकाश आ रहा है, तो अभी बताओ कितना कोण हो दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो यहाँ एंगल आई कितना हो गया आपके पास, 0। ठीक है, तो वापस जाने वाली किरण भी इधर से जा रही है, तो वापस आर भी कितना हो गया, यहाँ पर आर कितना हो गया, वो भी कितना हो गया, 0। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों कितने हो जाएंगे, 0, जो कि कैसे हैं, मिनिमम। याद रखना आपके पास। क्लियर? कौन सी घटना में, लंबवत में। फिर स्पष्ट स्पर्शी आपतन, यानी ऐसी कंडीशन में सतह के अनुदिश है ना प्रकाश की किरण आएगी। तो ऐसे मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है इस तरीके से। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री कौन हो गया, आई। ठीक है, और अब ये नियम लगाएं तो आर भी कितना होना चाहिए, 90। तो इधर ही प्रकाश की किरण वापस चली जाएगी, तो आर भी कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 90, और जो कितना हुआ, मैक्सिमम हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास परावर्तन के नियम।